और आइए अब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो चप्पे चप्पे से आपको अपडेट दे रहे हैं पहले चरण की तमाम 58 सीटों से कि किस तरह का वोटर टर्नआउट हो रहा है और क्या वहां पर अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस बार वोटिंग के। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जा रहा है एक तरह से अग्नि परीक्षा है, वो भी तब जब जाट खेमा जो है वो छिटक कर जो है वो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है उसके बाद क्या ये नए समीकरण निकलते हैं और ये कितने बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं पहले चरण की सीटों के लिए। इसी को समझने के लिए एडिटर इन चीफ न्यूज नेशन और वरिष्ठ पत्रकार मनोज गिरोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जाटलैंड एक तरह से कहा जाता है वही डोमिनेंस है इस चुनाव में और कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद और जिस तरह से चौधरी साहब के अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाने के बाद अब काफी मुश्किल फाइट नजर आ रही है। आपको लगता है कि जाट फैक्टर इतना डोमिनेंस होगा कि वहां पर जो हिंदू वोट बैंक है और कहीं ना कहीं जो जाट और मुस्लिम समीकरण है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है? पिनास, देखिए आपको तो मालूम ही है कि हमारी एक बहुत बड़ी रिपोर्टर्स की टीम पिछले 3 महीने से फील्ड में है और उनका जो फीडबैक है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसा आपने कहा कि ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें कि जाट आइडेंटिटी कम से कम जाटों के बीच एक बहुत बड़ा इशू है। और मेरे को लगता नहीं कि पिछले कुछ इलेक्शंस में, काफ़ी सारे इलेक्शंस में जाट आइडेंटिटी कभी कोई इतना बड़ा इशू होगा। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, जब से आरएलडी पार्टी बनी है चौधरी अजीत सिंह के टाइम से, उस समय भी इस पार्टी को 14 से ज़्यादा सीट पूरे यूपी में कभी नहीं मिली और 14 सीट भी तब मिली थी जब ये एनडीए का पार्ट था और जब इन्होंने अकेले कॉन्टेस्ट किया तो 9 से ज़्यादा सीट इनको कभी नहीं मिली। अगर मान लीजिएगा कि जाट अगर कंसोलिडेट होके वोट करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम उसने ऐसा वोट किया होगा, पहले भी मतलब अगर पिछले इलेक्शन में नहीं उससे पहले तो किया होगा हिस्टोरिकली कभी, तो भी अगर आरएलडी को 9 से ज़्यादा सीट नहीं मिली और इस बार ज़्यादा सीट मिलेगी तो मुझे इस बारे में डाउट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से इस इलेक्शन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक जो परसेप्शन है कि जाट वोट बैंक वो ऑप्टिक्स बड़ा है या वाकई ग्राउंड में भी वो उतना बड़ा है, क्योंकि हम देखें तो 20 सीट ऐसी हैं जहाँ की जाट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन जाट सारे एक साथ होकर वोट करेंगे वो भी हमें उसके बाद ही मालूम चलेगा। जी मनोज जी, जिस तरह से बीजेपी का अपना पूरा का पूरा इस बार का जो चुनाव प्रचार रहा, उन्होंने जाटों को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जाट जो हैं वो मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं भूले, जाट जो हैं वो नहीं भूले हैं कि उनके साथ पिछली बार क्या कुछ हुआ था और फिर से वो मुस्लिमों के साथ खड़े हुए नजर आए या समाजवादी पार्टी के साथ जाट वोट बैंक खड़ा हुआ नजर आए, भले ही नेता चला गया हो लेकिन नजर आए। तो बार बार बीजेपी ने उसको याद दिलाने की कोशिश की है कि भाई आप हिंदू भी हैं, जाट भी हैं, बनस्बत सिर्फ अपनी जाट आइडेंटिटी को बचाने के अलावा। हाँ, देखिए पिनास, क्या होने वाला है मेरे ख्याल से कि अगर हम जाट आइडेंटिटी की बात करें तो जाट आइडेंटिटी का मतलब है कि जाटों को अपना एक नेता चाहिए, स्ट्रांग नेता चाहिए, बड़ा नेता चाहिए, जो कि आज की डेट में यूपी में उनके पास है नहीं। और आज की डेट में जयंत चौधरी को अगर जाट उस लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करना चाहता है तो मेरे को लगता नहीं कि जाटों का बहुत ज़्यादा प्यार जो इस कंबाइन में जो नॉन जाट कैंडिडेट हैं उनके साथ होगा, या फिर आरएलडी के बाहर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उसको वो उसी तरीके से वोट करें, या फिर मुजफ्फरनगर के जो जाट हैं वो पिछला दंगा भूलकर वोट करें। तो ऐसा होने नहीं वाला है। मेरे ख्याल से जाट आइडेंटिटी का जो लिमिटेड एम और लिमिटेड पर्पस है वो एक जाट लीडरशिप को खड़ा करना है। उसके बाद मेरे को लगता है कि जाट काफ़ी बड़ी संख्या में बीजेपी को भी वोट करेंगे। ये बात आरएलडी के लोग भी मानते हैं, समाजवादी पार्टी के भी मानते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि ठीक है, बेसिकली भले ही 50% से ऊपर वो आरएलडी को वोट करें, लेकिन बाकी जगह में वो लोग बीजेपी को भी वोट करेंगे। जी मनोज जी, कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी ने जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जब इस पूरे गठबंधन ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो जाट जो है वो अपने जाट नेता के लिए तो वोट दे सकता है अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिसमें आपने गैर जाटों को भी वोट दे दिया है तो कहीं ना कहीं वो भी एक नुकसान का सबब बन सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में गए थे उनका जो फीडबैक है, उनका फीडबैक यही था कि जाटों में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और ख़ास तौर पे एक जो बात जो वेस्टर्न यूपी में चल रही है कि जो समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट है, 8-9 मुस्लिम कैंडिडेट को आरएलडी का टिकट दिया गया है। तो अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से जो जाट आइडेंटिटी है वो जाट आइडेंटिटी अब कितना ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस करेगी, ये तो जो रिज़ल्ट है उसी समय हमको मालूम चलेगा। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है पिनाक, जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन में भी हमने ये पता करने की कोशिश करी कि किसान क्या कोई एज ए ग्रुप क्या वो वोट बैंक है।
तो हमें जो भी फीडबैक मिला, हमें लगता नहीं कि किसान एज ए ग्रुप वो वोट बैंक है। जो ठाकुर जो किसान है, ब्राह्मण त्यागी जो किसान है, या सैनी जो किसान है, उनका वोटिंग पैटर्न जो जाट किसान है उनसे बिल्कुल ही अलग होगा। जाटों का इंक्लिनेशन अगर आरएलडी की साइड है तो प्रीडोमिनेंटली जो त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, या सैनी है, या जो ठाकुर हैं, या बाकी जो कम्युनिटीज़ के जो किसान हैं, वो आज की डेट में भी बीजेपी के साथ ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो यानी सीधी पूरी लड़ाई ये है कि जब बात आ जाती है एमवाई समीकरण की, जब मुस्लिम फैक्टर भी आ जाता है, तो जाट जो है अपने आप को क्या उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? क्या जो हिंदुत्व की जो परिभाषा है बीजेपी की, जहां पर जाट उससे अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, खासतौर से उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का दंश भी झेला है और हाल फिलहाल के छोटे मोटे टसल्स होते रहते हैं, वो भी उसके गवाह बने हैं। तो क्या सभी जाटों का मन जो है अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए एक तरफा हो पाएगा? इसका एनालिसिस हम कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ा फैक्टर है, वो है मुस्लिम फैक्टर। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हम जमकर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक की अपने आप को हितैषी बताती है, ओवैसी बरेली पहुंचे और कहा कि एसपी ने 45% मुस्लिमों के टिकट काट लिए। तो उन्होंने अपने ही पार्टी के कई नेताओं का टिकट काट दिया, कई नेताओं छोड़ दीजिए कि कई नेताओं का टिकट काट दिया, चाहे बदायूं के नेता हो, चाहे वो आजमगढ़ के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे सहारनपुर के हों। खुद उनके एक सहयोगी पार्टी के एलआई ने कहा कि अखिलेश यादव ने 45% इस समाजवादी के मुस्लिम नेताओं को टिकट काट दिया। तो ये अखिलेश यादव मुसलमानों को कैदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं और हम मनोज जी से समझ रहे थे जाट फैक्टर को लेकर। राहुल जी, इस बार आइडेंटिटी की लड़ाई है, जिसे कहते हैं ना कि जो जाट पॉलिटिक्स है उसका अस्तित्व बचा रहेगा या नहीं, वो इस बार के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जब जयंत बाहर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चाहे उनकी पत्नी सभाएं कर रही हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम जाटों की लड़ाई है या हम सबकी लड़ाई है। तो क्या अस्तित्व जो है वो मुजफ्फरनगर दंगे भूल जाएगा? वो टिकट बंटवारे में किस तरह से जाटों के अलहदा भी टिकट बांटे गए हैं वो भी भूल जाएगा? या फिर जो नादिर हुसैन के जो बयान आते हैं कि जाटों में घुस भर देंगे, जिस तरह की जो पूरी की पूरी नैरेटिव सेट होता है, क्या सब कुछ भूलकर वो एकजुट होकर वोट करेगा? मुझे लगता है कि काफी हद तक करेगा, लेकिन उस तरह से नहीं जितना 2017 में हुआ था या 19 में भी हमने देखा, तो वैसा तो नहीं होने वाला है। कोई पहचान का संकट नहीं है जाटों के सामने इस समय। तो देखिए, इस चुनाव में कोई लहर दिख नहीं रही है। ये कई अलग अलग मुद्दों पर लोग वोट करेंगे इसमें, जिसमें एक पहचान एक कारण हो सकता है, एक तत्व होगा, लेकिन किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, एक कहीं जहां पर ध्रुवीकरण हुआ है वहां ध्रुवीकरण का मुद्दा होगा। लेकिन जिस तरह का एक बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ था पहले चुनाव में, जो जहां पर मुसलमान और जाट पूरी तरह एक हो गए थे और एक होकर उन्होंने वोट दिया था, वो जो टूटा था वो अभी होने वाला नहीं है। तो अब जाट बटेंगे, वो बीजेपी में भी बटेंगे, लेकिन सपा रालोद में ज्यादा बड़ा उनका हिस्सा जाएगा, ये तो तय है बिल्कुल। जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं और रिपोर्टर्स ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जनता के बीच में वो गए तो विकास का मुद्दा हावी रहा है या फिर जाति हावी रही है, सुरक्षा का मुद्दा कितना हावी रहा है? क्योंकि जो एक पैटर्न हम देख रहे थे कि ठीक है, जाट आइडेंटिटी अपनी जगह है, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है लोगों के लिए इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी और उसमें निश्चित तौर पर सुधार आया है। तो वो भी वोटरों के लिए, खासतौर से महिला वोटरों के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। हमारे साथ मोहित बख्शी इस वक्त शामली से जुड़े हुए हैं, राहुल राजपूत भी हमारे साथ हैं अलीगढ़ से, और मेरठ से हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहित, आपके पास आना चाहूंगी। शामली में पूरी बेल्ट है जहां पर अगर जाति डोमिनेट करती हैं तो साथ ही साथ एक और चीज बहुत ज्यादा लोगों के लिए कंसर्न इशू थी, वो थी सुरक्षा व्यवस्था। तो वहां पर निश्चित तौर पर काम हुआ है। तो जब लोग पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं, आपने उनके मुद्दे जानने की कोशिश की, तो वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें?
देखिए, हमने जब उनके मुद्दे जानने की कोशिश की तो वो लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हम कोशिश करते हैं आपको, सुरेश राणा यहाँ पर पहुंचे हैं, सुरेश राणा से हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम आपको ये बता दें कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है लोगों के लिए क्या है, सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए जो लोग हैं यहाँ पर उनसे पूछ लेते हैं, क्या सुरक्षा आप लोगों के लिए मुद्दा है? लगता है लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है यहाँ पर? हाँ, सुरक्षा तो मुद्दा है ही है। सुरक्षा मुद्दा बनेगी आप लोगों के लिए, लगता है आपको? नहीं, यहाँ बनेगी जी पशु और गन्ना भुगतान। अच्छा, गन्ना मुद्दा है यहाँ पर, हर पशु भी, आवारा पशु। अच्छा, और आप बताइए, आप वोट डालने हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए, क्या सोचते हैं? सुरक्षा मुद्दा है। लग रहा है कि बीते 5 साल में सुरक्षा मिली है। अच्छा, इस तरीके की बात जो है वो आप सुन रहे हैं, खुद ही लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा मिली है 5 साल में और सुरक्षा मुद्दा है। कई लोगों के लिए गन्ना मुद्दा है। जो आप बात कह रही थी कि जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि न सिर्फ बीजेपी की अग्नि परीक्षा है बल्कि खुद जयंत चौधरी की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पहला चुनाव है ये उनका जब वो अपने पिता के बिना ये चुनाव इस तरीके से लड़ रहे हैं। हालांकि गठबंधन है तो जो मुस्लिम, यादव और जाट समीकरण बिठाने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने, उसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप यूथ हैं, यूथ होने के लिहाज से इधर आ जाइए, यूथ होने के लिहाज से क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? आप बताइए, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे है जी, हमारे गन्ने का मुद्दा था वो सही हो गया, बिजली का मुद्दा है वो ठीक हो गया, सुरक्षा है, लग रहा है सुरक्षा बहुत बढ़िया। हमारी लड़की स्कूटी पर जा घर आवे ड्यूटी करे। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा है वो बड़ा मुद्दा बन रहा है। चाहे वोटर्स हों, चाहे वोट करने आ रहे हो, चाहे वोट कराने वाले हों, तमाम लोग जो है सुरक्षा को, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री हों या फिर खुद मुख्यमंत्री हों, वो ये बात कह रहे हैं कि जो सुरक्षा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी की वजह से जो लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और भी लोगों से हम कोशिश करते हैं, साहब क्या मुद्दे आप लोग सुरक्षा को? मोहित, आपके पास हम आएंगे। अलीगढ़ में भी इस बार चुनाव जो है बेहद दिलचस्प है। अलग यूनिवर्सिटी का ऐलान हो चुका है। अलीगढ़ का मिजाज टटोलने के लिए राहुल राजपूत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। एक बाइपोलर इलेक्शन इस बार का मुख्य तौर पर कहा जा रहा है और उस सब के बीच में भी अगर कहा जाता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट बैंक जो बनता है, इन समीकरणों के बीच में अलीगढ़ क्या कह रहा है? क्योंकि उसका मिजाज पिछले दिनों में काफी कुछ बदला है, काफी कुछ फोकस रहा है सरकार का, और वहां से जो जिन्ना को पूजने की तस्वीरें आती थी उसका धुर विरोध भी हुआ है। विनोद जी, ताला और तालीम की ये नगरी है। हालांकि हम आधी आबादी जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स खासकर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये वोटर्स जिन्हें साइलेंट वोटर कहते हैं, ये जल्दी खुलते नहीं। ये बस मतदान कक्ष में जाकर अपने हिसाब से इन्हें कौन सी सरकार चुननी है, कौन से प्रत्याशी, कौन से पार्टी को चुनना है, वो धीरे से दबा के आ जाती है। अगर इससे पहले अलीगढ़ की बात करें तो सबसे ज्यादा 2017 में महिला वोटर्स, पुरुषों के मुकाबले में सबसे ज्यादा महिला वोटर्स थी जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को चुना। हालांकि सभी विधानसभा सीट पर बीजेपी रही और इन्हीं महिलाओं से जानते हैं कि वो दिल में लेकर, दिमाग में लेकर क्या पहुंची। क्या जिस तरीके से सुरक्षा कानून अहम मुद्दा पश्चिमी यूपी के लिए रहा, क्या 5 साल में सरकार ने वो बेहतर काम किया कि आज महिलाएं सुरक्षा महसूस कर रही हैं? तालीम की बात हो या रोजगार की बात हो, सबसे बात करेंगे। जो आपको उम्मीद थी वो पूरा हुआ? जी नहीं सर, हमारे मतलब समझ से तो नहीं कोई पूरा हुआ, बट हमने तो अखिलेश जी को ही चुना है। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रही? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं। बिल्कुल ठीक है, कानून व्यवस्था इनके हिसाब से अच्छी नहीं रही। आप क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था अच्छी रही? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर भी पश्चिमी यूपी कुछ बदलाव लाना चाहते हैं और बच्चों की, हमारा फ्यूचर बिल्कुल खराब हो चुका है। इस साल पूरा बर्बाद हो चुका बच्चों का, हमारा बच्चों का सही सोचा है, बदलाव लाना चाहते हैं। कोरोना काल में जी, सुरक्षा व्यवस्था, आज सड़कों पर निकलती है, सुरक्षित महसूस करती हैं आप लोग? वैसे तो सब सही है, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोरोना में गंगा जी में लाशें बहाई गई, उनका क्या? बोले ठीक है, आप इनसे पूछिए। चलिए ठीक है, सुरक्षा सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी इतनी हावी है मन पर कि सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ और ही बसा है। तो एक ये आइडियोलॉजी, और जो हम कहते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं हम सर्टन वोटर्स को सर्टन पार्टीज और आइडियोलॉजी के साथ, वो दिखता है। हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अभिषेक और विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो से हमें बताएंगे कि कैसा वोटर टर्नआउट हो रहा है और लोगों के मुद्दे क्या हैं वोट के, और साथ ही साथ पूरे इस रीजन को एनालिसिस हम लगातार करेंगे और ये जानेंगे कि इस बार कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं, हमारा
न्यूज नेशन का शो जब हम जा रहे हैं ग्राउंड जीरो में, कह रहे हैं कि भाई दलित वोट बैंक जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या कह रहा है, उनके दिल में क्या है, जब ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप बीएसपी को आउटराइटली नकार नहीं सकते हैं, वो एक डार्क हॉर्स या फिर अगर कांटे का मुकाबला होता है तो किंग मेकर भी साबित हो सकती है। उस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो है दलित वोट बैंक, जिसको जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन दलित वोट बैंक की भी अच्छी खासी तादाद है, अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो क्या बीएसपी इस बार भले ही साइलेंट हो, उस तरह से लड़ाई में नजर ना आ रही हो, लेकिन क्या एक बड़ा करिश्मा, क्या डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? हाँ, देखिए पिनाज, हमारे रिपोर्टर जो फील्ड में गए हैं और जो फीडबैक हमें मिलता है, बीएसपी का जो वोट बैंक है वो पहले की तरह ही डेडिकेटेड है, पहले की तरह ही उसमें एंथ्यू है। और मुझे लगता है कि जो भी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे वो बीएसपी के फेवर में आने वाले हैं। और जो हमें लगता है कि बीएसपी, जैसे हम सर्वे दिल्ली में बैठकर देखते हैं कि लास्ट टाइम के मुकाबले बीएसपी कम है या बीएसपी का इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, जबकि फील्ड में जाके जो रिपोर्ट मिलती है वो ठीक इससे उल्टी रिपोर्ट है। अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो पिछले इलेक्शन में इन 58 सीटों में बीएसपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। बीएसपी को 22.5% वोट्स मिले थे। और हमारा ये मानना है कि बीएसपी के जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ से हो सकता है कि बढ़ी जाए, यहाँ से कम होगा उसके बारे में मुझे डाउट है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कि ये जो 58 सीटें हैं उसमें से कुछ सीट ऐसी हैं जहाँ की बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, दलित के अलावा बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी बड़ी संख्या में एक स्ट्रेटेजिकली वोट करके किसी पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए बीएसपी के साथ वो लोग आ सकते हैं। तो ये सब देखते हुए लगता है कि बीएसपी अभी भी एक बड़ी ही रेलिवेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। जी, इसी बात को मैं आगे राहुल देव जी आपके पास लेकर आती हूँ। मनोज जी ने जो विश्लेषण किया है कि आप इस इत्तेफाक रखते हैं कि बायपोलर ये जो मुकाबला है, अगर एक कांटे की लड़ाई रहती है तो इसमें बीएसपी जो है वो एक डार्क हॉर्स भी साबित हो सकती है, किंग मेकर भी साबित हो सकती है, उसे आउटराइटली आप नकार नहीं सकते। उसका डेडिकेटेड वोट बैंक आज भी जस का तस है। राहुल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राहुल जी इस तक आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरठ चलती हूँ, अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, मेरठ की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प है वहाँ की सीटों की, और जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि पोलराइज करने की इस इलेक्शन को भरसक पूरी कोशिश हुई है और पोलराइज इलेक्शन ही इस बार दिख रहा है मेरठ का। तो जब आप वोटरों से जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आइडियोलॉजी या फिर विकास के मुद्दे क्या हावी है? देखिए, तीनों चीज़ें हावी हैं पिनाज। मेरठ में मैं 7 सीटों की बात करूं तो यहाँ समीकरण बड़े अलग होते हैं और शहरों के हिसाब से। सीट उसी की निकलती है जो अकेला कैंडिडेट होता है। मतलब अगर वो हिंदू कैंडिडेट है, अकेला खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उतारा, सपा ने मुस्लिम उतारा या कांग्रेस ने मुस्लिम उतारा, तो बीजेपी सीधा पार हो जाती है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा तो सामने वाला धराशायी हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनेगी नहीं बनेगी वो तो बात की बात है। मैं जाकिर कॉलोनी के बूथ पर हूँ, आप लाइन देख रही हैं, सुबह से ये लाइन पिनाज है, यहाँ पर टूटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अगर मैं इसी के विपरीत शहरी क्षेत्र में जा रहा हूँ और जहाँ कह सकते हैं कि हिंदू वोट ज़्यादा हैं, वहाँ मुझे सुबह से कोई लाइन नहीं दिखाई दी है। उत्साह आप देख सकते हैं, लगातार 1 घंटे से मैं भी यहाँ हूँ, ये लाइन इसी तरह चल रही है। पुलिस वाले मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। भैया ये बताओ, तुम्हारे लिए मुद्दे क्या हैं? मुस्लिम किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? किस मुद्दों को लेकर? क्या सोचा है बड़े मियाँ, आपने क्या सोच के वोट करने आए हो? हमने कहा जल्दी से वोट डाला। नहीं, जल्दी तो डाल लोगे, आ जाएगा नंबर। क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं तुम्हारी? हमारे रोजगार और क्या है? अच्छा, शिक्षा विभाग हो, शिक्षा का प्रचार हो, शिक्षा का प्रचार हो। तो ये जो वर्तमान सरकार थी, इसमें शिक्षा का प्रचार हुआ क्या? जी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। कानून व्यवस्था ठीक थी? कानून व्यवस्था ठीक थी। तो उससे संतुष्ट नहीं हो? एक ही चीज से संतुष्ट नहीं है, गरीबों को रोजगार भी तो मिलना चाहिए। राशन चलिए, रोजगार और महंगाई, जी राशन मिला, उसमें कोई वो उससे भी संतुष्ट नहीं। अच्छा, एक बात चलिए, तो संतुष्ट कर पाना जनता को, जनता जनार्दन को तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब एक आइडियोलॉजी को आप समर्थन करते हैं और जब लड़ाई जो है वो धर्म के तबकों में बटी हुई होती है। वो कह रहे हैं कि हाँ राशन भी मिला है, वो कह रहे हैं लाइट भी आ गई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है, लेकिन संतुष्ट
नहीं है। और यही बात अभिषेक भी कह रहे थे कि यहाँ पर लड़ाई जो है वो मुस्लिम वर्सेस हिंदू कैंडिडेट्स की होती है। मुस्लिम वोट अगर बढ़ता नहीं है तो दिक्कतें हिंदू कैंडिडेट्स के लिए आ जाती हैं। हालांकि पिछली बार मेरठ जिले की 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई।